दोस्तों 40 से 50 साल तक जिस नेता ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एक अहम हिस्सा बनी रही टीएमसी की सांसद हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक हार के बाद वो टीएमसी और ममता बनर्जी से किनारा कर लें? मुझे तो ये काफी अजीब लगता है। दोस्तों आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एक पीस पढ़ा तो पता चला कि काकोली घोष दस्तीदार, जो 4 बार की सांसद रह चुकी हैं और टीएमसी की सीनियर नेताओं में गिनी जाती थी, उन्होंने चुनाव हारने के तुरंत बाद पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रुकी। उन्होंने अपनी पार्टी पर करप्शन, ट्रांसपेरेंसी की कमी और चुनावी स्ट्रेटजी को लेकर के इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि अब पूरा टीएमसी स्ट्रक्चर हिल चुका है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी पुराने डेडिकेटेड वर्कर्स से दूर हो गई है। उन्होंने आईपैक जैसे इलेक्शन मैनेजमेंट मॉडल पर भी निशाना साधा और कहा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड वर्कर्स पर दबाव डालती हैं और पार्टी को जनता से डिस्कनेक्ट कर देती है। सोचिए, ये बातें अपोजिशन नहीं बोल रहा है, ये बातें वही नेता बोल रही हैं जो दशकों तक ममता बनर्जी के साथ खड़ी रही। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल ये नहीं है कि टीएमसी क्यों हारी। लोकतंत्र में हर पार्टी हारती है। असली सवाल तो ये है कि एक पार्टी हार को हैंडल कैसे करती है, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हार अंत नहीं होती। जनता फैसला देती है, पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करती है, ग्राउंड पर वापस जाती है और फिर लड़ती है। लेकिन बंगाल में जो हमको दिखाई दे रहा है वो कुछ और ही है। जैसे ही सत्ता गई, पार्टी के अंदर ब्लेम गेम शुरू हो गया। कोई ममता बनर्जी को दोष दे रहा है, कोई अभिषेक बनर्जी को, कोई आईपैक को। ऐसा लग रहा है जैसे आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ढांचा सिर्फ सत्ता पर काबिज होने तक सीमित था। और यही बात मुझे आम आदमी पार्टी की याद दिला देती है। जब तक जीत मिलती रहती है, नैरेटिव मजबूत रहता है, लेकिन जैसे ही बड़ी हार आती है, अंदर से क्रैक्स बाहर आने लगते हैं। नेताओं का कॉन्फिडेंस ग्रीवेंस में बदल जाता है और ऑर्गेनाइजेशन विक्टिमहुड मोड में चला जाता है। सवाल यही है कि क्या कुछ पार्टी सिर्फ जीतने के लिए ही बनी है? क्या वो अपोजिशन में सर्वाइव ही नहीं कर सकती? अब जरा इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करिए। आज की जनरेशन बीजेपी को एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में देखती है, लेकिन एक समय ऐसा भी तो था जब बीजेपी को नेशनल पॉलिटिक्स में सीरियसली लिया ही नहीं जाता था। वाजपेयी जी ने डिकेड्स अपोजिशन में बिताए। 1996 में उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। कोई भी नेता इसके बाद टूट सकता था, लेकिन वाजपेयी जी नहीं टूटे। उन्होंने लोकतंत्र को ट्रांजैक्शन की तरह नहीं देखा। उन्होंने आइडियोलॉजी, पेशेंस और पब्लिक ट्रस्ट को राजनीति का आधार माना। वाजपेयी जी समझते थे कि जनता का वर्डिक्ट परमानेंट नहीं होता। लोकतंत्र में हार एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट नहीं। इसलिए उन्होंने कभी हार को अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। बीजेपी की आज की पोजीशन किसी एक इलेक्शन से नहीं बनी, वो उन दशकों की रेजिलियंस से बनी है जब पार्टी बार बार हारकर भी ग्राउंड नहीं छोड़ दी थी। सोचिए, दशकों तक दिल्ली की पॉलिटिक्स में रहने वाला इंसान कितनी टेम्पटेशंस फेस करता होगा। पावर के शॉर्टकट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एडजस्टमेंट, राजनीति में सर्वाइव करने के लिए लोगों को कितनी बार झुकना पड़ता है। लेकिन वाजपेयी जी उन नेताओं में से थे जिन्होंने सालों तक अपोजिशन में रहकर अपनी आइडियोलॉजी लाइन नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि थोड़ी सी सत्ता पाने के लिए प्रिंसिपल्स बदल दिए जाएं। शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन मानते हैं। अगर आपको इस माइंडसेट का एक और मजबूत एग्जांपल देखना है तो बीसी खंडूरी जी को देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में उनका स्ट्रेचर बहुत बड़ा था। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2012 में वो खुद कोटद्वार सीट से चुनाव हार गए थे। बहुत लोग ऐसी हार के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बना लेते हैं, लेकिन खंडूरी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पब्लिक लाइफ नहीं छोड़ी, लोगों से कनेक्ट रहना नहीं छोड़ा और बाद में फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। खैर 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव हार गई थी। पूरा देश जानता था कि अमेठी कांग्रेस का फोर्ट्रेस है। कोई भी नेता हारने के बाद दिल्ली लौट जाता, लेकिन स्मृति ईरानी नहीं गई। वो लगातार अमेठी जाती रही, लोगों से मिलती रही, ग्राउंड पर काम करती रही और फिर 2019 में उन्होंने उसी अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया। हार उनके लिए अंत नहीं थी, हार उनके लिए प्रिपरेशन थी। और फिर आते हैं संबित पात्रा पर। 2019 में वो पुरी से बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़ी। उन्होंने टीवी डिबेट्स कम कर दिए और ग्राउंड वर्क बढ़ा दिया। और फिर 2024 में वही संबित पात्रा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए। क्योंकि राजनीति सिर्फ जीतने वालों का खेल नहीं है, राजनीति उन लोगों का भी खेल है जो हारने के बाद भी टिके रहते हैं। और यही चीज आज टीएमसी में मिसिंग दिखाई देती है। आज जो लोग करप्शन और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें सब तब दिखाई नहीं देता था जब पार्टी उनकी लगातार जीत रही थी? अगर प्रॉब्लम पहले भी थी तो आवाज अब क्यों उठ रही है? क्या जनता का वर्डिक्ट सिर्फ इतना था कि सत्ता चली गई और सत्ता जाते ही साइलेंस भी खत्म हो गया? दोस्तों यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। जब आपके पास पावर नहीं रहती तब पता चलता है कि आपके पास प्रिंसिपल्स हैं या फिर नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ विक्ट्री स्पीचेस से नहीं चलती। डेमोक्रेसी उन लोगों से चलती है जो हार के अगले दिन जनता के बीच में खड़े हो जाते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में नहीं रुकी, संबित पात्रा पुरी में नहीं रुके, अटल बिहारी वाजपेयी जी दशकों तक अपोजिशन में टिके रहे। इसलिए उनकी पॉलिटिकल जर्नी सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि कमिटमेंट की कहानी बन गया। जब टीएमसी और उनके नेताओं के सामने भी वही चॉइस आई
क्या वो अपनी हार को सिर्फ पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में बदल देंगे या फिर ग्राउंड पर वापस जाकर जनता के भरोसे को दोबारा से जीतने की कोशिश करेंगे? आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या ऐसा टीएमसी कर सकती है। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।